Students, myself Monica Sharma from Image English School. My subject is Hindi. स्टैंडर्ड 9th एंड 10th हिंदी व्याकरण एक्सप्लेन कर रही हूँ। वैसे तो मैंने एक बार आपको एक्सप्लेन कर दिया है। नाउ आई एम रिपीटिंग अगेन। रिवीजन, वी विल लर्न रिवीजन फ्रॉम हिंदी व्याकरण। ओके, हम रिवीजन जो स्टार्ट करेंगे वो हिंदी व्याकरण से स्टार्ट करेंगे अगेन। फर्स्ट मैंने आपको मुहावरे एक्सप्लेन किए थे, काफ़ी टाइम हो गया है ना। जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था मैंने चैप्टर एक दो या तीन चैप्टर ही एक्सप्लेन किए थे। उसके बाद मैंने आपको मुहावरे एक्सप्लेन किए थे, है ना। काफ़ी टाइम हो गया है, एक बार मैं आपको और मुहावरे एक्सप्लेन कर देती हूँ। चलिए, जब कोई वाक्यांश अपने साधारण या शाब्दिक अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ को व्यक्त करे तो उसे मुहावरा कहते हैं, है ना। ठीक है, प्राचीन काल में क्या था, मनुष्य सीधी भाषा का प्रयोग करते थे, सीधी सीधी भाषा बोलते थे, है ना। फिर धीरे धीरे उसकी भाषा में सरलता और रोचकता आने लगी और वह सीधी सादी बात को अनोखे ढंग से कहने लगा, है ना। अजीब से तरीके से, दूसरे अलग तरीके से, अनोखे ढंग से कहने लगा। भाषा में अनोखापन लाने वाले प्रयोगों में मुहावरों का प्रमुख स्थान है। जब हम सीधी सीधी बातें ना कह के और उन बातों में कुछ रोचकता लाते हैं, कुछ इंटरेस्टिंग वर्ड लाते हैं, अनोखे ढंग से उसको कहते हैं, तो वो क्या, किसका रूप होता है, वो मुहावरे का रूप होता है। मुहावरों के प्रयोग से भाषा सुंदर और रोचक ही नहीं लगती बल्कि प्रभावशाली भी बनती, काफ़ी इफेक्टिव होती है। इसलिए हिंदी भाषा में प्रवीणता पाने के लिए हमें मुहावरों का ज्ञान अवश्य होना चाहिए, है ना। हिंदी भाषा में जनरली मुहावरों का उपयोग किया जाता है और अगर हमें मुहावरों का मतलब नहीं पता होगा तो सामने वाला क्या कहना चाह रहा है हमें उसका मतलब नहीं पता चलेगा। तो जनरली मुहावरा किसे कहते हैं कि जब कोई शब्द या शब्द समूह अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर विशिष्ट और लाक्षणिक अर्थ को सूचित करता है तब उसे मुहावरा कहते हैं, है ना। इसकी डेफिनेशन देखो, ये लिख रखी है यहाँ पर। जब कोई वाक्यांश अपने साधारण शाब्दिक अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ को व्यक्त करे तो उसे मुहावरा कहते हैं। जैसे नीचे दिए गए उदाहरण है ना, उसका शाब्दिक अर्थ क्या है और मुहावरा क्या है ना। उसका अर्थ आपको पता चलेगा कि उसका विशेष अर्थ क्या निकलता है। देखिए, चिकना घड़ा, और फर्स्ट है चिकना घड़ा। अब हम किसी व्यक्ति के लिए बोलते हैं कि वो तो चिकना घड़ा है ना। तो चिकना घड़ा है मतलब कि उसका शाब्दिक अर्थ तो क्या निकला है कि ऐसा घड़ा जो चिकना हो, है ना। मतलब इसका अर्थ तो क्या है, जो एक घड़ा होता है, पॉट होता है, वो चिकना है, तो हम उसके लिए कह रहे हैं कि ये चिकना घड़ा है। पर हम पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए कह रहे हैं कि ये तो चिकना घड़ा है, तो उसका मीनिंग यहाँ पर अलग होगा। उसका मीनिंग होगा कि जिस पर किसी बात का असर ना होना। जैसे चिकना घड़ा होना मतलब अगर चिकना घड़ा है और अगर हम उसके ऊपर पानी डालते हैं तो उसके ऊपर पानी टिकेगा नहीं, मतलब कोई मतलब ही नहीं है उसके ऊपर पानी डालने से, उसके ऊपर किसी उस चीज़ मतलब उस घड़े के ऊपर कुछ असर ही नहीं होगा। उसी तरह अगर हम किसी व्यक्ति, पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए अगर हम बोलते हैं कि ये चिकना घड़ा है तो उसका विशेष अर्थ क्या होगा मुहावरों में, उसका विशेष अर्थ होगा मुहावरे पर कि इस पर किसी बात का असर ही ना होना। मतलब हम उसको कितना भी समझा लो उससे इस बात का कोई इफेक्ट नहीं होना, तो उसके लिए हम वर्ड यूज़ करेंगे कि चिकना घड़ा, ऐसा घड़ा जो चिकना है या चिकना घड़ा होना। नेक्स्ट है होठ काटना। जनरली होठ काटना, होठ काटने का मतलब क्या होगा कि होठ को काटना, हम होठ को दांत से काटते हैं, है ना, उसका अर्थ ही होगा। पर अगर हम मुहावरे के रूप में कहेंगे कि होठ होठ काटना, होठ काटना मीन्स इसका मतलब होता है, इसका विशेष अर्थ होगा आश्चर्य में पड़ना, है ना। हम कुछ सोचते हैं, बहुत कुछ सोचते हैं गहरी सोच में, और हम आश्चर्य करते हैं उस चीज़ पे, तो हम जनरली हमारे होठ दांतों के नीचे आ जाते हैं और हम आश्चर्य करने लगते हैं, और ये उसका इंडिकेशंस होता है आश्चर्य में पड़ जाना। होठ काटना मीन्स आश्चर्य में पड़ जाना कि वह तो होठ काटने लग गया। नेक्स्ट है रात दिन एक करना। रात दिन एक करना मीन्स रात और दिन को एक करना, मतलब कड़ी मेहनत करना। वैसे रात दिन एक करना मतलब इसका शाब्दिक अर्थ तो ये हुआ कि रात और एक दिन को एक कर देना, और वैसे इसका विशेष अर्थ हुआ, मतलब अगर हम मुहावरे में ऐसा वर्ड यूज़ करते हैं कि दिन रात एक करना या रात दिन एक करना, इसका मतलब होता है कड़ी मेहनत करना, परिश्रम करना। जनरली हम किसी के लिए ऐसा बोलते हैं उसने रात दिन एक कर दी, मतलब रात को रात नहीं समझा, दिन को दिन नहीं समझा,
रात में भी काम किया, दिन में भी काम किया। दिन रात एक कर देना मतलब कड़ी मेहनत की उसने, कड़ा परिश्रम किया। ठीक है। नेक्स्ट है, मुहावरों के प्रयोग में निम्नलिखित सावधानियां बरतनी चाहिए। हम ये सब बातें जो शाब्दिक अर्थ निकलती मुहावरों के रूप में हम उसको यूज़ करेंगे तो उसका एक विशेष अर्थ निकलता है ना। शाब्दिक अर्थ उसका अलग होगा, उसका कहने का मीनिंग अलग होगा, पर उसका जो विशेष अर्थ होता है उसका मीनिंग अलग होगा। नेक्स्ट है, मुहावरे के प्रयोग में निम्नलिखित सावधानियां बरतनी चाहिए। फर्स्ट है, मुहावरों का प्रयोग उनके असली रूपों में ही करना चाहिए। उनके शब्द बदले नहीं जाते। जैसे अक्ल का दुश्मन एक मुहावरा है ना। मुहावरों का उपयोग क्या होता है, उनके बदले उनके शब्द नहीं बदले जाते हैं, और मुहावरों का उपयोग उनके असली रूप में, सही रूप में ही करना चाहिए। कभी भी कुछ भी शब्द नहीं जोड़ देने चाहिए। जिसका मीनिंग निकलता हो वही शब्द हमको मुहावरे के रूप में यूज़ करना चाहिए। जैसे यहाँ पर दिया है 9 2 11 होना। 9 2 11 की जगह हम 8 3 11 होना किया जाए तो यह गलत होगा। मतलब 8 और 3 भी 11 ही होते हैं, पर हम 8 और 3 11 नहीं बोल सकते, 9 2 11 ही बोलेंगे, क्योंकि इसका शाब्दिक अर्थ और विशेष अर्थ दोनों निकलता है ना। जैसे 9 2 11 होना मतलब 9 और 2 को हम ऐड करेंगे तो 11 होना, इसका शाब्दिक अर्थ हो गया। और विशेष अर्थ में क्या होगा, 9 2 11 होना मतलब भाग जाना, भाग गया। ओके, फिर उसका वाक्यों में मतलब उसका अर्थ तो हुआ 9 2 11 होना मतलब भाग जाना। और फिर चोर पुलिस को देख के 9 2 11 हो गया। ये मुहावरा भी है और वाक्यों में प्रयोग भी है। नेक्स्ट है सेकंड, मुहावरे वाक्यों में ही शोभते हैं, अलग नहीं, है ना। मुहावरे हम वाक्यों में ही बोल सकते हैं, अलग तरह कैसे उसको नहीं बोल सकते हैं। जैसे यदि कहे कान काटना तो इसका कोई अर्थ व्यंजित नहीं होता, कान काटना का कोई अर्थ नहीं। किंतु यदि ऐसा कहा जाए कि वह बच्चों बड़ों बड़ों के कान काटता है ना। बोलते हैं ना जनरली, वो तो बहुत कान काटता है, बड़े बड़े लोगों के कान काटता है तो छोटा बच्चा पर बड़े बड़े लोगों के कान काटता है। तो इसमें मुहावरे में अपने अर्थ को, तो वाक्य में अद्भुत लाक्षणिकता, लालित्य और प्रवाह स्वतः आ जाता है। नेक्स्ट है थर्ड नंबर, मुहावरे का प्रयोग करते समय इस बात का सदैव ख्याल रखना चाहिए कि समुचित परिस्थिति, पात्र, घटना और प्रसंग का वाक्य में उल्लेख अवश्य हो। केवल वाक्य प्रयोग कर देने पर संदर्भ के अभाव में मुहावरे अपने अर्थ को अभिव्यक्त नहीं कर सकते। जैसे 9 2 11 होना मीन्स भाग जाना, और इस मुहावरे का वाक्य प्रयोग और स्पष्टता समझिए। देखिए 9 2 11 हो जाना भी मैंने आपको बताया था, 9 2 11 हो जाना मतलब भाग जाना। अब इसकी स्पष्टता क्या है, इसका क्लियरिफिकेशन है कि शेर हिरण का शिकार करता है ना। शेर किसका शिकार करता है, हिरण का शिकार करता है, उसको मार देता है क्योंकि वह शेर का भक्ष्य है। भक्ष्य मीन्स भोजन है, वह उसको मारकर खा जाएगा। शेर क्या करेगा, शेर हिरण का शिकार क्यों करेगा, क्योंकि हिरण को का शिकार करने के बाद वह हिरण को खा जाता है। तो शेर क्या हो गया, क्योंकि वह शेर का भक्ष्य है, भोजन है। कोई जीव जानबूझकर मरना नहीं चाहता, अतएव शेर को देखकर हिरण अपनी जान बचाने के लिए भागेगा ही, है ना। हिरण हमेशा शेर से डर के ही रहेगा, उसको पता है कि मैं उसका भक्ष्य हूँ, मैं उसका भोजन हूँ, वह मुझे मार के खा जाएगा। तो वह जब भी हिरण शेर को देखेगा तो वह उसको देखकर भागेगा ही। तो 9 2 11 होना का अर्थ व्यंजित हुआ है कि भाग जाना। यदि सीधा ऐसा वाक्य बनाया जाए, हिरण 9 2 11 हो गया, तो मुहावरे का अर्थ बिल्कुल स्पष्ट नहीं होगा। हम ऐसे ही नहीं बोलेंगे कि 9 2 11 हो गया, है ना। हम कैसे बोलेंगे कि हिरण शेर को देखकर 9 2 11 हो गया। हम ऐसा नहीं कहेंगे कि हिरण 9 2 11 हो गया, उसका अर्थ नहीं निकलेगा, स्पष्ट नहीं होगा उसका अर्थ। हाँ, अगर हिरण हम उसके साथ वाक्य में जब प्रयोग करेंगे तो हम ऐसा ही बोलेंगे कि हिरण शेर को देखकर 9 2 11 हो गया। वैसे ही हम चोर के लिए ऐसा नहीं बोल सकते कि चोर 9 2 11 हो गया। चोर कब 9 2 11 होगा, जब वो पुलिस को देखेगा, है ना, क्योंकि पुलिस उसके पीछे भागेगी, उसको पकड़ेगी। तो हम उसके लिए, उसका स्पष्टीकरण के लिए हम यही वाक्य बनाएंगे कि चोर पुलिस को देखकर 9 2 11 हो गया। नेक्स्ट है फोर्थ नंबर, मुहावरे का एक विलक्षण अर्थ होता है, इसमें वाच्यार्थ का कोई स्थान नहीं होता।
जैसे आग में घी डालना का जब प्रयोग होगा तब वह इसका अर्थ होगा क्रोध को भड़काना, है ना। आग में घी डालना, आग में घी डालना का जनरली मतलब क्या होती है कि जो आग है हम उसमें घी डालते हैं ना, तो वो आग और भभकती है। पर जब हम इसका मुहावरों में प्रयोग करेंगे, मुहावरों में कैसे करेंगे, मुहावरों के प्रयोग अलग अलग रूप से हो सकते हैं। मतलब इसमें क्या होगा, आग में घी डालना मतलब गुस्सा दिलाना कि सामने वाला इंसान तो गुस्से में है ही, और उसको उस चीज़ के लिए और भड़काना मतलब आग में घी डालने का काम करना। मुहावरों के प्रयोग अलग अलग रूप से हो सकते हैं, जैसे पानी पानी होना। पानी पानी होना मतलब बहुत लज्जित होना, शर्म होना, है ना। मुहावरों में इसका अर्थ होगा बहुत लज्जित होना, है ना, इंसल्ट फील होती है ना, वैसे पानी पानी होना। फिर इसमें पानी पानी होने की क्या ज़रूरत है, इस उम्र में ऐसी गलतियां हो ही जाती है। फिर नेक्स्ट है सेकंड नंबर, तुम कुछ भी कहो वह आज सबके सामने उन्हें पानी पानी करके छोड़ेगा। मतलब उसको शर्म महसूस कराएगा, उसकी बेइज्जती करेगा, उसकी इंसल्ट करेगा, वह उसको पानी पानी करके छोड़ेगा, इसका यह मतलब हुआ। नेक्स्ट है थर्ड नंबर, बात में ज़रूर दम है तभी तो व्यक्ति आज मेरे सामने पानी पानी है। फोर्थ नंबर है, भरी सभा में पोल खुल जाने से मुखिया जी पानी पानी हो गए। मतलब मुखिया जी की जो पोल थी वो पूरी सभा में सबके सामने उनकी पोल खुल गई तो वह पानी पानी हो गए, मतलब उनको शर्म आने लग गई, शर्म महसूस हुई। होता है ना कभी कभी जनरली हमसे कुछ ऐसी गलतियाँ हो जाती है, या कोई काम ऐसा हो जाता है जो हमें नहीं करना चाहिए, या वह गलती नहीं होनी चाहिए, गलती से वह गलती हो जाती है या जानबूझ के हो जाती है गलती, जो किसी को पता नहीं चलती है, और फिर बाद में सबके सामने उसकी पोल खुल जाती है, या उस सब बातों को सबको पता चल जाता है, तो हमको शर्म फील होती है ना, कि हमसे क्या हो गया ये, तब हम शर्म महसूस करते हैं, मतलब हम पानी पानी हो जाते हैं। ठीक है, इस तरह। अब इसके अलावा और भी कुछ उदाहरण मुहावरे हैं, जैसे टेक्स्ट बुक का तो एक्सप्लेन हो गया, उसके अलावा जैसे मुहावरे प्रायः पशु पक्षियों और प्राकृतिक पदार्थ जो होते हैं, प्रकृति से मिलते हैं हमको, और कुछ विशेष स्थान होते हैं, हमारे शरीर के अंग होते हैं, उनके आधारों पर बनते हैं, है ना मुहावरे। इनका सांकेतिक अर्थ बड़ा गहरा होता है, जो इनका संकेत जो देते हैं, ये मुहावरों में जो शब्दों से संकेत मिलते हैं उनका अर्थ बहुत गहरा होता है। जैसे जबान का धनी होना एक मुहावरा है। क्या है, जबान का धनी होना, मतलब जबान मीन्स हमारी जो टंग होती है वो, और हम उससे जो वर्ड बोलते हैं। ऊपरी तौर पर इसका अर्थ होता है जबान रूपी धन वाला, मतलब जो बहुत अच्छा बोलता है ना, जिसके पास लोगों के लिए अच्छा बोलने के लिए होता है ना, तो उससे क्या कहेंगे हम, जबान का धनी होना, कि वह तो बहुत जबान का धनी है, वह बहुत अच्छा बोलता है। परंतु वास्तव में इसका अर्थ है अपने वादे को निभाने वाला, मतलब जैसा आपने बोला है वैसा ही आप कर रहे हो, है ना। जबान का धनी होना मतलब आपने जो बोल दिया कि मैं ये काम करूँगा, मतलब आपको करना ही है, उससे बोलते हैं जबान का धनी होना। मीन्स जबान रूपी धन वाला, कि वह जबान से बहुत रईस है, जैसा बोलता है वैसा ही करता है। हम उससे व्यक्तियों के ऊपर क्या कर सकते हैं, विश्वास कर सकते हैं, है ना, कि उसने जैसा बोला है, जो कमिटमेंट किया है वो उसने किया है। जनरली लोग क्या करते हैं, बोलते कुछ और है, करते कुछ और है ना। बातें तो अच्छी अच्छी करते, हाँ मैं ऐसा करूँगा, मैं वो करूँगी, ये करूँगी, वो करूँगी, पर वैसा करते नहीं है ना। तो वो लोग अपनी जबान के नहीं होते, जैसा बोलते वैसा करते नहीं है। तो जनरली ऐसे लोगों के ऊपर किसी को विश्वास नहीं होता है। ऐसे लोगों के ऊपर हम विश्वास नहीं कर सकते कि उन्होंने जैसा बोला है वैसा करेंगे ही। और जो जबान रूपी धनी लोग होते हैं वह जैसा बोलते हैं वैसा ही करते हैं, मतलब हम उनके ऊपर विश्वास कर सकते हैं कि उन्होंने बोला है तो वो काम होगा ही, है ना। जनरली ये इंसान का नेचर होता है, प्रकृति होती है। कुछ इंसान ऐसे होते हैं कि जो बोला है वो करते ही है, और जनरली बहुत लोग ऐसे होते हैं बातें तो बड़ी बड़ी करेंगे पर करते कुछ भी नहीं है। परंतु वास्तव में इसका अर्थ है अपने वादे को निभाने वाला। जबान का धनी होना मतलब अपने वादे को निभाने वाला, जो उसने बोला है अपनी जबान से वो उसके वादे को निभाएगा। कुछ अन्य उदाहरण है, कुछ अन्य एग्जाम्पल है, जैसे सरल अर्थ वाले वाक्य और मुहावरेदार वाक्य। सरल अर्थ वाले जैसे शेर की दहाड़ सुनकर यात्री बहुत डर गया, है ना, तो उसका मुहावरे का वाक्य क्या होगा कि शेर की दहाड़ सुनकर यात्री के हाथ पैर ठंडे हो गए, है ना। डर जाना मतलब अपन नहीं बोलते मैं तो उसको देख के ठंडा ही हो गया,
है ना, डर जाना उसका मतलब होता है, इसका सरल अर्थ क्या होगा, बहुत डर जाना। और मुहावरे के वाक्यों में जब हम बोलेंगे तो क्या बोलेंगे कि मेरे तो हाथ पैर ठंडे हो गए, या उसको शेर को देखकर या शेर की दहाड़ सुनकर उसके हाथ पैर ठंडे हो गए। नेक्स्ट है, लोगों ने अपने प्रिय नेता का प्रेम पूर्वक स्वागत किया। है ना, प्रेम पूर्वक स्वागत करना, इसको अगर हमको मुहावरे में बोलना है तो क्या बोलेंगे हम कि लोगों ने अपने प्रिय नेता के रास्ते में फूल बिछा दिए या दिल बिछा दिए। है ना, दिल बिछा देना, फूल बिछा देना, हम ऐसे बोलते हैं ना, हम तो आपका वेट कर रहे हैं, हमने आपकी राहों में फूल बिछा रखे हैं, जनरली ऐसे बोलते हैं। ये मुहावरे का हुआ, और इसका मतलब सही अर्थ क्या हुआ, इसका सरल अर्थ हुआ कि हम आपका प्रेम से स्वागत कर रहे हैं, प्रेम से आपका इंतज़ार कर रहे हैं। नेक्स्ट है, सरल अर्थ है, कल नाना जी की मृत्यु हो गई। है ना, जैसे किसी की डेथ हो जाती है तो हम बोलते हैं उनकी डेथ हो गई, तो हम उसको मुहावरे के वाक्य में कैसे बनेगा उसका वाक्य कि कल नाना जी राम के यहाँ चले गए या स्वर्ग में चले गए, इस तरह से हम बोलेंगे मुहावरों में। तो मुहावरे का अर्थ होता है और उसका सरल अर्थ भी होता है, दो अर्थ निकलते हैं। है ना, या तो हम उसको सीधे सरल अर्थ में बोल दें कि उनकी डेथ हो गई है, उनकी मृत्यु हो गई है, उनका निधन हो गया है ना। और अगर हमको मुहावरे में बोलना है तो हम ऐसे ही बोलेंगे कि कल वो राम के यहाँ चले गए, या वो स्वर्ग में चले गए, वह स्वर्गवासी हो गए। है ना, इस तरह से मुहावरे में भी हम बोल सकते हैं। नेक्स्ट है, मित्र को देखकर मैं बहुत प्रसन्न हुआ। मेरे फ्रेंड को देखकर मैं बहुत प्रसन्न हुआ, तो इसको हमको मुहावरेदार वाक्य में बोलना है। तो हम बोलेंगे मित्र को देखकर मेरा हृदय खिल गया। है ना, मेरा हृदय खिल गया, हृदय खिल जाना मतलब खुश होना, बहुत प्रसन्न होना। इसको मुहावरे में ऐसे बोलेंगे कि मित्र को देखकर मेरा हृदय खिल उठा, खिल गया। या मैं बाग बाग हो गया। है ना, मेरा दिल बाग बाग हो गया, बाग बाग हो गया मतलब बाग में क्या होते हैं, फूल होते हैं, और जनरली बागों में फूल लगे हुए हमको बहुत अच्छे लगते हैं। है ना, तो जैसे फूल हमको जब खिले हुए अच्छे लगते हैं तो क्या लगता है, हमको ऐसा लगता है फूल मुस्कुरा रहे हैं, है ना, खुश हो रहे हैं। वैसे ही हम अगर हमारी खुशी प्रकट करेंगे तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि मैं बाग बाग हो गया, तुमको देखकर मैं बाग बाग हो गया। है ना, तो मेरा हृदय खिल उठा, मैं बहुत प्रसन्न हो गया तुमको देखकर। नाम मुहावरों का वाक्यों में प्रयोग। मुहावरा का वाक्यों में प्रयोग करते समय उनसे सूचित होने वाले अर्थ का ज्ञान बहुत ज़रूरी है ना। मुहावरे उनका वाक्यों में जब हम प्रयोग करेंगे तो उनसे जो सूचित होने वाले अर्थ हैं उनका हमको ज्ञान बहुत ज़रूरी है। जैसे है, उसने संस्था के कार्यों पर प्रकाश डाला। है ना, प्रकाश डाला मतलब पहला सेंटेंस तो ये गया कि उसने संस्था मीन्स ऑफिस, कोई संस्था है, ऑफिस है ना, उसके कार्यों पर प्रकाश डाला मतलब उसके बारे में बहुत सोचा, बहुत अच्छा काम किया। फिर सेकंड है, लक्ष्मी तो 4 दिन की मेहमान होती है ना। लक्ष्मी मीन्स पैसा, पैसा तो 4 दिन का मेहमान होता है, आज है कल नहीं है ना। और आज जिसके पास बहुत पैसा है हो सकता है कल उसके पास पैसा नहीं हो। पैसे तो हाथ का मेल है, आज है कल खर्चा हो जाएगा तो ख़त्म हो जाएगा। है ना, तो जनरली पैसे के लिए क्या कहता है, लक्ष्मी तो 4 दिन की मेहमान होती है, पैसा तो 4 दिन का मेहमान होता है। अब पहला जो सेंटेंस है उसमें है कि प्रकाश डालना मतलब मुहावरों का प्रयोग किया गया है, तो यहाँ प्रकाश डालना मुहावरे का अर्थ क्या है, टॉर्च या लाइट से प्रकाश नहीं डालना। मतलब प्रकाश डालना मतलब कोई हम किसी टॉर्च से या कोई लालटेन से किसी चीज़ से हम लाइट नहीं डालेंगे, इसका अर्थ यह नहीं होगा। इसका वाक्यों में प्रयोग जो मुहावरे की लैंग्वेज है उसमें होगा वर्णन करना या जानकारी देना। है ना, उसने संस्था के कार्यों पर प्रकाश डाला मतलब उसने संस्था के कार्यों का वर्णन किया, उसकी जानकारी ली, जानकारी दी। है ना, इसका मतलब ये होता है प्रकाश डाला मतलब उसने इसका गहन अध्ययन किया, उसके बारे में स्टडी की और दूसरों को समझाया, उसको जानकारी दी और उसका वर्णन किया। वर्णन मीन्स एक्सप्लेनेशन। और नेक्स्ट वाक्य था, लक्ष्मी तो 4 दिन की मेहमान होती है। तो इसमें क्या होगा, इसमें दूसरे वाक्य में 4 दिन का मेहमान होना मुहावरा है ना। तो इसका मतलब हुआ, इसका अर्थ है कि 4 दिन तक मेहमान के रूप में रहना। कि 4 दिन की लक्ष्मी तो क्या है, 4 दिन की मेहमान है, मतलब मेहमान लोग क्या करते हैं, आते हैं 4 दिन रहते हैं और फिर चले जाते हैं। है ना, तो यहाँ पर लक्ष्मी को, पैसे को किससे तुलना की है, मेहमान से तुलना की है। ये 4 दिन तक मेहमान के रूप में रहती है और फिर चली जाती है। किंतु चंचल होना या अस्थिर होना, मतलब ये क्या है, लक्ष्मी तो क्या होती है, चंचल होती है,
अस्थिर होती है। अस्थिर मतलब जैसे एक बार लक्ष्मी आ गई, हमारे घर में पैसा आ गया, तो कोई ज़रूरी नहीं वो रखा ही रहेगा, ऑब्वियसली खर्च होगा ही, है ना। पैसे तो खर्च करने के लिए ही होते हैं। तो और मेहमान भी वैसे ही हमारे घर में आया है तो ऑब्वियसली वो 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 15 दिन रह के और फिर जाएगा ही, वो रुकने वाला नहीं है। वैसे पैसा भी मेहमान जैसा होता है, पैसा आया है तो वो जाएगा ही, रुकेगा नहीं। तो क्या होता है, पैसे और मेहमान कैसे होते हैं, चंचल होते हैं और अस्थिर होते हैं। यह लक्ष्मी की चंचलता को सूचित करने के लिए इस मुहावरे का प्रयोग किया गया है, मेहमान जैसे, है ना। इस प्रकार मुहावरों के सार्थक प्रयोग के लिए उनके सांकेतिक अर्थ का सही ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। ठीक है, इस तरह से हमको उसका सांकेतिक ज्ञान भी होना चाहिए और उसका शाब्दिक अर्थ, सरल अर्थ भी हमें पता होना चाहिए। इस तरह से मुहावरों को यूज़ किया जाता है। चलिए, कंप्लीट हो गया ये मुहावरा, है ना। नेक्स्ट व्याकरण में आपको एक्सप्लेन करूँगी मुहावरे के बाद। पर्यायवाची विरुद्धार्थी शब्द भी है, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। ओके, चलिए, ओके, बाय, थैंक यू एंड टेक केयर ऑल्सो।